चलिए, आज हम लोग जो क्लास शुरू होगी वो हम लोग कृषि के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। और जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी 4 तारीख को, ये हुई थी ये सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि तक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, मैंने बताया था आपको कृषि के कितने प्रकार हैं, भारत में कृषि की कितनी विधियां हैं, इन सब की मैंने चर्चा एक एक करके आपसे की थी। ठीक है, अब हम लोग कर देंगे है सूक्ष्म कृषि क्या होती है, सूक्ष्म कृषि कैसे की जाती है और सूक्ष्म कृषि के लाभ क्या है। तो भारत में कृषि कई प्रकार की होती है, जिसमें एक प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सूक्ष्म कृषि। खासकर सूक्ष्म कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, जहाँ पे बरसात बहुत कम होती है तो उन क्षेत्रों में किसान जो है वो सूक्ष्म कृषि करते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म कृषि कैसे करते हैं, तो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो परिभाषा क्या लिखी हुई है कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि पद्धति को सूक्ष्म कृषि पद्धति कहा जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होती है, इसीलिए मृदा की नमी को बनाए रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है तो नमी बनाए रखा जाता है ताकि कृषि के लिए आवश्यक नमी आर्द्रता प्राप्त की जा सके। ठीक है, तो ये लोग करते क्या है कि इस नमी को बनाए रखने के लिए, तो नमी बनाए रखने के लिए क्या करते हैं कि कृषि सूक्ष्म कृषि के अंतर्गत पहली वर्षा के पहले खेतों को में गहरी और गहन जुताई की जाती है। ठीक है, गहन और गहरी जुताई कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये खेत है तो खेत में ऐसे ऐसे गहरी जुताई करते हुए चले जाते हैं। अब गहरी जुताई करेंगे तो जब वर्षा होगी तो वर्षा का पानी पूरा ये गड्ढा भर जाएगा, और जब ये पूरा गड्ढा भर जाएगा तो इसको क्या करते हैं, समतलीकरण कर देते हैं, मतलब इसको बराबर कर देते हैं। और जब बराबर कर देंगे तो जो नमी है वो नमी गड्ढे के अंदर दब जाएगी और वही नमी बनी रहेगी, तो इसीलिए वहाँ खेती की जाती है। लेकिन यहाँ जो खेती होती है वो मोटे अनाजों की खेती होती है। क्यों, क्योंकि नमी बहुत दिन तक बनी नहीं रह पाती है। तो जब नमी बहुत दिन तक नहीं बनी रह पाती है, इसीलिए यहाँ के लोग खेती जो है, देखो यहाँ लिखा भी है, देखो क्या लिखा है, सूक्ष्म कृषि के अंतर्गत पहली वर्षा के पहले खेतों में गहरी और गहन जुताई की जाती है तथा वर्षा के पश्चात भूमि को समतल कर दिया जाता है, वही बराबर कर दिया जाता है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में 45 से 60 दिनों में उपज दे सकने वाली मोटे अनाज की कृषि की जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की सुविधा ज़्यादा होती नहीं है, तो इसीलिए ऐसी फसलों को बोया जाता है जिससे जो है किसानों को लाभ ज़्यादा मिले। ठीक है, और उनको सिंचाई भी कम आवश्यकता पड़े। तो मोटे अनाज के अंतर्गत किसी खेती होती है, तो मोटे अनाज के अंतर्गत होती है किसकी, जैसे ज्वार की, बाजरा की, मक्का की, तो इन सब की फसलों की खेती यहाँ पर ये लोग करते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई अब डाउट नहीं रहेगा। तो इस क्योंकि यहाँ पे सिंचाई होती नहीं हो पाती है। ठीक है, तो वही जो नमी मिट्टी में जमा रहती है उसी से ये लोग खेती करते हैं, तो इसलिए उसको इस खेती पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस खेती पद्धति को हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म कृषि पद्धति। और एक ऐसी खेती कहाँ होती है, तो ऐसी खेती मध्य प्रदेश में होती है, राजस्थान में होती है, गुजरात में होती है, महाराष्ट्र में होती है ऐसी खेती। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक में होती है, उड़ीसा में ऐसी खेती होती है। तो इन राज्यों में ऐसी खेती करने का प्रचलन है, खेतों में नमी को बनाए रखा जाता है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो वर्तमान समय में सूक्ष्म कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा, किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, तो 2 प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट है जो है, देखो यहाँ पायलट प्रोजेक्ट है, कृषि सूक्ष्म कृषि पर पायलट प्रोजेक्ट है, और दूसरा है वाटर सेट कार्यक्रम। तो वाटर सेट कार्यक्रम और सूक्ष्म कृषि प्रोजेक्ट ये विश्व बैंक द्वारा पैसा दिया जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ये वाशिंगटन डीसी में है, और ये पैसा देता है सूक्ष्म कृषि को करने के लिए, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए काम करता है। भारत सरकार को ये ऋण देता है कि जैसे सूक्ष्म क्षेत्रों के किसान भी लाभ कमा सकें और खेती कर सकें। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगली खेती पद्धति है कार्बनिक खेती। ठीक है, कार्बनिक खेती वहाँ की जाती है जहाँ पर रासायनिक खादों का प्रयोग बिल्कुल ना किया जाए। जब रासायनिक खाद हम बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं तो ऐसी कृषि पद्धति को हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक कृषि पद्धति। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, यह कृषि उत्पादन की एक ऐसी विधि है जो है जिसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की कृषि में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते हैं, उसके स्थान पर क्या करते हैं, तो जैविक खाद का उपयोग करते हैं। जैसे गोबर की खाद का यूज करेंगे, पेड़ों को सड़ा गला करके उससे खाद बनाएंगे। ठीक है, पेड़ों की पत्तियों को सड़ा गला के उससे खाद बनाएंगे।
जो केचुआ होते हैं उनका पालन करते हैं। और केचुआ जो है ये पत्तियों को सड़ाने गलाने में योगदान करते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, तो ये भी इसमें काम किया जाता है, आगे इसमें बताया गया है। 1930-40 के दशक में शुरू की गई इस प्रकार की कृषि के जनक कौन थे? एल्बर्ट हार्वर्ड नाम के विद्वान थे ये। इन्होंने सबसे पहले कार्बनिक खेती के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, अब भारत में कब कार्बनिक खेती की ओर हम गौर किए? जब हमें लगा कि पर्यावरण को नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो जब पर्यावरण को नुकसान हमें लगा तब हमने ऑर्गेनिक खेती की ओर ध्यान दिया। और पहली बार कब ध्यान दिया? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में हमने पहली बार ध्यान दिया कि हमें जो है ऐसी खेती करनी चाहिए, कार्बनिक खेती, जो पर्यावरण के अनुकूल हो और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाती हो। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हमने क्या किया? अंतिम चरण में कार्बनिक खेती को उत्पादन को प्रोत्साहन दिया और बाजार विकास हेतु राष्ट्रीय कार्बनिक खेती परियोजना की शुरुआत की। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में कार्बनिक खेती की शुरुआत कब की गई थी? तो कार्बनिक खेती की शुरुआत भारत में कब की गई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में जो कार्बनिक खेती है उसके लिए कौन सी योजना चालू की गई है? तो उसके लिए कौन सी योजना चालू की गई है? तो उसके लिए योजना है राष्ट्रीय कार्बनिक खेती परियोजना। राष्ट्रीय कार्बनिक खेती परियोजना है जो भारत में शुष्क कृषि को जो है ये कार्बनिक खेती को बढ़ावा देती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? फलों और सब्जियों के कचरे के लिए कंपोस्ट इकाइयां, जैव उर्वरक उत्पादन, कीमी पालन के लिए। कीमी पालन क्या है? कीमी पालन होता है जो केचुआ पालन होता है, इसको कीमी पालन बोलते हैं। ठीक है, तो कीमी पालन के लिए अंडज उत्पत्ति शालाएं आदि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। ये इसमें सारे काम किए जाते हैं कि जिससे किसानों को आय को दुगना बढ़ाया जा सके। और जो हमारे केचुआ होते हैं ये खेतों में पाए जाते हैं, आप लोग देखा होगा, जो लोग गाँव के हैं या जो लोग नहीं है नेट पे सर्च कर लेंगे, देखा होगा केचुआ जो होते हैं ये किसानों के मित्र माने जाते हैं। ठीक है, और ये केचुआ जो है मिट्टी को ही खाते हैं और यही मिट्टी को जो है वो क्या करते हैं, खा करके उसको उर्वरक बना देते हैं, नाइट्रोजन उसमें कर देते हैं। और जिस मिट्टी में जब छेद करते हुए आगे बढ़ते हैं तो मिट्टी में नाइट्रोजन जो है ये ऑक्सीजन प्रवेश करती है, तो मिट्टी उपजाऊ बन जाती है, तो फसल उत्पादन क्या होगा? ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम रासायनिक खाद और कीटनाशक डालेंगे तो केचुआ जो है वो मिट्टी में क्या होंगे? मर जाएंगे। अब अगर वो मिट्टी में मर जाएंगे तो उससे क्या होगा? केचुआ जब मर गए तो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाएगी और धीरे धीरे मिट्टी क्या होगी? ऊसर बनती चली जाएगी। ठीक है, अब बात आगे क्या कहा गया इसमें? तो कार्बनिक जो खेती होती है को प्रोत्साहन देना और उसका विस्तार करना तथा कार्बनिक उत्पादों के प्रमाणीकरण की प्रणाली स्थापित करना भी इसके अंतर्गत शामिल है। मतलब इस खेती को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, वस्तुतः इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता को बनाए रखना। प्राकृतिक गुणवत्ता क्या होती है मिट्टी की? कि मिट्टी में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब पाया जाता है वो हमेशा बना रहे, जो प्रकृति ने दिया है उसको चट्टानों के माध्यम से, वो हमेशा बना रहे, उसमें कोई कमी ना आने पाए। ठीक है, इसके अलावा क्या किया गया? जो है प्राकृतिक गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ साथ लघु स्तरीय कृषि और सतत कृषि की ओर कदम बढ़ाया गया। सतत कृषि की ओर भी कदम बढ़ाया गया, ये काम किया गया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के माकंदपुर गांव में 100% ऑर्गेनिक खेती के कारण इसे ऑर्गेनिक गांव की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसे ऑर्गेनिक गांव की संज्ञा दी जाती है और यहाँ पर ऐसी कृषि बहुत ज़्यादा की जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगा, इसलिए उसको ऑर्गेनिक गांव घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ के किसान खेतों में रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और पंजाब में क्या कर लिया गया? जैविक खाद को बनाने के लिए वहाँ पर बायोटिक पार्क की स्थापना कर दी गई। ठीक है, कृषि क्षेत्र में बायोटिक पार्क बनाने का भारत का पहला यह राज्य कौन बन गया? पंजाब बन गया। अब वहाँ बायोटिक पार्क क्या होता है? बायोटिक पार्क में जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, जैविक खाद बनाया जाता है वहाँ पे और किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे खेती की जाए। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा हो सकता है जैविक खेती की। क्यों? क्योंकि वहाँ रासायनिक खाद का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं किसान और वहाँ की मिट्टी प्रदूषित होती चली जा रही है। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, आगे क्या करते हैं? अगला है जीरो फार्मिंग। जीरो फार्मिंग क्या होता है? तो जीरो फार्मिंग जो कृषि होती है उसमें यह होता है कि ये नया कॉन्सेप्ट आया है कि किसान जब खेती करे तो उसको लागत जीरो आनी चाहिए
और जब लागत जीरो होगी तो किसानों का क्या होगा, आय दुगनी हो जाएगी। तो किसानों की आय को बढ़ाने और व्यय को कम करने के लिए जो नया कॉन्सेप्ट आया है उसको नाम दिया गया है जीरो फार्मिंग दिया गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, और क्या बढ़ती खाद्य जरूरतों, हमारे यहाँ खाद्य जरूरतें बढ़ती जा रही है ना, खाद्यान्न कमी होती जा रही है तो उसको जनसंख्या बढ़ रही है, तो खाद्य जरूरतों को ध्यान को देखते हुए फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के तीव्र प्रयास किए जा रहे हैं। इस हेतु विभिन्न उर्वरकों, कीटनाशकों और नवीन तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। इससे कृषि की प्राकृतिक उर्वरकता में कमी आ रही है, जो सतत विकास, कृषि विकास के लिए नुकसानदायक होती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ नुकसानदायक होती है, इसलिए हमारे यहाँ जो है जैविक कृषि की ओर बढ़ावा दिया जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए अब किसान जीरो इनपुट फार्मिंग, जीरो इनपुट वही हो गया कि व्यय कम लगे और आय क्या हो, ज्यादा हो, क्योंकि सरकार का लक्ष्य क्या है कि 2022 तक हमें किसानों की आय को दुगना करना है। ठीक है ना, तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम नहीं काम करेंगे तो हम किसानों की आय को दुगनी नहीं कर पाएंगे। आगे इसके अंतर्गत जमीन में बाहर से उर्वरक, खाद, कीटनाशक आदि नहीं डाले जाते, जिससे फसलें अधिक पोषण युक्त होती हैं। तो रासायनिक खाद और उर्वरक का प्रयोग ऐसी खेती में नहीं किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम रासायनिक खाद नहीं डालेंगे, उर्वरक नहीं डालेंगे, वो जो है क्या कहते हैं कीटनाशक नहीं डालेंगे, तो हमारी लागत क्या होगी, कम आएगी। ठीक है ना, लेकिन इसमें थोड़ा चैलेंज तो है, हर किसान इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकता है अभी, लेकिन हम कोशिश करेंगे, धीरे धीरे इसका लाभ जब लोगों तक जाएगा तो वो इसका लाभ उठाएंगे और हमारे देश में जो है पर्यावरण पर किसान भी ध्यान देते जाएंगे। और देखा होगा पराली जलाते हैं ये दिल्ली में, तो उसका नुकसान होता है ना, दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है। तो हमें किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है। ठीक है, हमें किसानों को दंड नहीं देना है, किसानों को जागरूक करना है, उनको समझाना है चीज़ों को कि ये चीज़ें कैसे हो सकती है। आप लोग जब प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो आपके सामने यही सब चैलेंज आएगा बार बार कि आपको जाके किसानों को समझाना होगा। तो किसानों को आपको समझाना है, ना कि आपको जो है क्या करना है, उनको दंड देना है। क्यों? क्योंकि किसानों को आप दंड नहीं दे सकते हैं, हर हमेशा परेशान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसान को अगर आप परेशान करेंगे, कोर्ट कचहरी हमेशा दौड़ते रहेंगे, तो किसान खेती कब करेंगे। ठीक है, और आज लॉकडाउन है, आपको पता चल गया होगा, आपदा के समय ही किसान ज़्यादा याद आते हैं, सरकार को भी और जनता को भी, सबको जो है कब याद आते हैं, जब आपदा कोई आती है। क्यों? आपदा के समय ही अनाज की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तब लगता है कि नहीं किसान जो है किसान की हमारे देश में बने होने चाहिए, किसान की ये होना चाहिए, किसानों के लिए ये होना चाहिए। और जैसे ही कोई आपदा खत्म हो जाती है तो किसान को कोई सब भूल जाते हैं। ठीक है, आगे इस समस्या से निपटने के लिए अब किसान जीरो इनपुट फार्मिंग तकनीक अपना रहे हैं। इसके अंतर्गत जमीन में बाहर से उर्वरक और खाद, कीटनाशक नहीं डाले जाते हैं, जिससे फसलें अधिक पोषण युक्त होती हैं। ऐसी कृषि प्रारंभ करने से पहले 3 साल तक जैविक खेती की प्रक्रिया अपनाई जाती है। 3 साल तक हम जैविक क्रिया अपनाते हैं तो धीरे धीरे हमारा खेत जो होता है वो उसी अनुकूल बन जाता है, तो रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इससे मृदा धीरे धीरे जीरो फार्मिंग के अनुकूल हो जाती है। ठीक है, जब हम लगातार उसमें रासायनिक उर्वरक का और कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे तो मिट्टी उसी के अनुकूल बन जाएगी, तो उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि हमें वो चाहिए। ठीक है ना। अब यह एक तथ्य क्या है, एक फैक्ट है कि सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना है। सिक्किम राज्य में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल और बिक्री पर क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। कि भारत का अगर एग्जाम में पूछा जाए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिहार में, यूपी में भी आया हुआ है, तो यूपीएससी में अभी तो नहीं आया है लेकिन आ सकता है। तो पूछा जाएगा कि रासायनिक ये क्या कहते हैं, पहला जैविक राज्य कौन बना है, तो पहला जैविक राज्य कौन है, तो आपका है वो आपका सिक्किम। क्योंकि सिक्किम छोटा राज्य है, जनसंख्या भी वहाँ कम है, कृषि क्षेत्र भी कम है, तो ये वहाँ सफल हो गया। वहाँ किसानों ने इसको मान लिया कि नहीं, हमें इस पर यूज नहीं करना है। लेकिन अभी बड़े जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, ये सब राज्य जो हैं अभी इसको एक्सेप्ट करने के लायक नहीं हो पाए हैं। ठीक है ना, तो हमें जो है ऐसे चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ पे जो है इन सब चीज़ों के लिए सरकार को ऐसी नीति बनानी पड़ेगी कि जो है किसान जैविक खेती की ओर आगे बढ़ें, नहीं तो आने वाले समय में समस्याएं क्रिएट होती चली जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। अब आगे क्लास में अगर हम बढ़ें आगे, तो क्लास में देखोगे अगला एक पॉइंट आया है, भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो भारतीय कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय कृषि की अगर विशेषता एग्जाम में आ जाए, तो एग्जाम में पहले जो क्वेश्चन आता था
सीसेट के पहले, तो उसमें 400-500 वर्ड में लिखना होता था, लेकिन आज क्या है 100 वर्ड में लिखना है, 150 वर्ड में लिखना है। तो हम भूमिका नहीं बना सकते हैं, हमें टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो जब टू द पॉइंट हम लिखते हैं तो हमें क्या करना होगा, भारतीय कृषि की विशेषता अगर आ जाए तो इन हम पॉइंट को पॉइंट में लिख देंगे तो हमारा आंसर मान लिया जाएगा। हमें लिखने में आसानी और एग्जामिनर को जांच करने में आसानी, दोनों चीज़ें होंगी इससे, तो हमें नंबर क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। और चूंकि हमें सिलेक्शन लेना है, हमें कोई मतलब नहीं है कि उससे क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, अब चलते हैं भारतीय कृषि की विशेषता क्या क्या है। तो पहली विशेषता क्या है, निर्वाह प्रकार की कृषि होती है। यहाँ निर्वाह प्रकार की कृषि होती है, मतलब मैंने बताया था कि यहाँ के किसान छोटे छोटे खेतों में पूरे परिवार के साथ और भारवाहक पशुओं के साथ खेती करते हैं। तो ऐसी खेती पद्धति को क्या बोलते हैं, निर्वाह कृषि। तो हमारे देश की जितने किसान, अगर 100% किसान मान लिया जाए तो उसका आज कम से कम 60% किसान निर्वाह खेती ही करते हैं, वो केवल पेट भरने के लिए खेती करते हैं। तो हमारे कृषि की विशेषता ये भी है। दूसरा, भारी जनसंख्या का दबाव है हमारे कृषि पर। भारी संख्या का दबाव क्यों है, आप लोग देख ही रहे हैं जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है और सबकी निर्भरता किस पर है, तो वो कृषि पर निर्भर है। ये दबाव हमारी विशेषता है। अगला, खाद्यान्नों की खेती की प्रधानता है। हमारे यहाँ गेहूं चावल ज़्यादा पैदा किया जाता है और फसलें कम पैदा की जाती हैं, ये भी हमारे कृषि की विशेषता मानी जाती है। इसके अलावा कृषि फसलों की विविधता, हमारे यहाँ कृषि फसलों की विविधता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में मक्का ही केवल बोते हैं, हमारे यहाँ क्या है, देखो किसान हर ऋतु में अलग अलग फसलें बोते हैं। कभी ठंडी में गेहूं बोया, तो बरसात में जो है चावल बोया, फिर गन्ना बो दिया, फिर मटर बोया, फिर आलू बोया, फिर अरहर बोया। तो ऐसे ही बोते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ कृषि फसलों की क्या है, विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे कृषि अर्थव्यवस्था को बनाए रखते हैं। जैसे प्राकृतिक कारणों में आपदाएं हैं जो कृषि को नुकसान पहुंचाती हैं, तो वहीं पर वर्षा होती है तो कृषि को लाभ भी होता है। आर्थिक जुड़ा हुआ है क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान है। और सामाजिक कारक क्यों योगदान है, क्योंकि हमारे समाज को जोड़ने का काम कौन करता है, किसान करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक विशेषता है। सीमित क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि मतलब ये होता है कि एक फसल बोई गई, ध्यान से समझना चीज को, गहन कृषि उसे कहते हैं कि खेत कभी खाली ना रहे। जैसे किसान गेहूं जैसे काटे, उसे दूसरी फसल लगा दे, फिर तीसरी फसल लगा दे और उसकी पैदावार क्या हो, ज्यादा हो, तो उसे हम, इस पद्धति को हम क्या बोलते हैं, गहन कृषि। तो गहन कृषि अधिकतर कहाँ होती है, तो पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है। वहाँ खेत जल्दी खाली आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये सब वहाँ पे जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया। तो यहाँ के लोग जो है कृषि जो करते हैं वो हम लोग जो है गहन कृषि करते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा सीमित क्षेत्रों में गहन कृषि हो गया। अधिकांश जो कृषि होती है वो वर्षा पर निर्भर होती है। ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर मानसून ना आए तो हमारे यहाँ वर्षा बहुत कम होगी, वो खेती बहुत कम होगी। ठीक है, और मानसून नहीं आएगा तो वर्षा कम होगी तो खेती बहुत कम होगी। अब खेती अगर कम होगी तो हमारे यहाँ क्या होगा, खाद्यान्न में कमी हो जाएगी। तो हमारे देश के कम से कम 40% जो किसान हैं वो मानसून पर ही निर्भर हैं। वो मानसून अगर नहीं आता है तो उनके खेत में बीज नहीं बोए जाते हैं, वो उस साल खेत खाली ही रह जाता है। ठीक है, कि हमारे एक कृषि की बहुत बड़ी विडंबना है। इसके अलावा भारतीय कृषि चारा फसलों को पर कम ध्यान देती है। चारा फसलें जैसे बरसीम हो गया, जैसे बाजरा हो गया, जैसे बरसीम हो गया, ये क्या कहते हैं, करबी हो गया, तो ये सब चीज़ों को हम लोग कम उगाते हैं। ठीक है, हम लोग खाद्यान्न फसलों पर ज़्यादा जोर देते हैं, जबकि चारा फसलों पर बहुत जोर नहीं देते हैं। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपके सामने दिख रहा होगा कृषि ऋतुएं। आप सुने भी होंगे, आप क्लास 11 की एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो आपको कृषि ऋतुएं सब सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, क्लास 12 की एनसीईआरटी से मैंने कॉपी भी किया है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए अभी आपको इसको समझाता हूँ ये है क्या। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कृषि ऋतु होती क्या है। तो हमारे देश की जो कृषि पद्धतियां हैं पूरे साल बोई जाती हैं, पूरे साल की जाती हैं और अलग अलग फसलें अलग अलग मौसम में बोई जाती हैं। तो मौसम के अनुसार, मौसम के आधार पर हमने क्या किया, कृषि को बांट दिया। ठीक है, कृषि को बांट दिया कैसे, ऋतु के अनुसार मैंने कृषि को बांट दिया। ठीक है, अब कृषि 3 ऋतुओं में बोई जाती है। 3 ऋतुएं कौन कौन सी हैं, तो पहली ऋतु है खरीफ की फसल, खरीफ की ऋतु। दूसरी है रबी की फसल, रबी ऋतु। और तीसरी है जायद की फसल अर्थात जायद ऋतु। ठीक है, तो अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें बोई जाती हैं और उनका एक बोने का समय निर्धारित है,
काटने का समय निर्धारित है और कौन सी फसल किस ऋतु में बोई जाती है, ये आपको याद करना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो याद कैसे करना है, तो जिस मौसम में कम फसल हो उसको याद कर लो, बाकी जो ज़्यादा फसल होगी वो ज़्यादा वाले में याद कर लेना, वो ज़्यादा होगा उसी में चला जाएगा, तो बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रबी की फसल की अगर हम बात करें तो रबी की फसल क्या है, ये सॉरी खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल ये गर्मी की ये बरसात के समय में बोई जाती है। जैसे कब, तो यहाँ देखो लिखा है इन फसलों को अधिक जल और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो इस समय जून जुलाई में क्या होता है, वर्षा ज़्यादा होती है, तापमान भी ज़्यादा होता है। इन फसलों को जून या जुलाई में बोया जाता है, जून या जुलाई में इनको बोया जाता है और सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है फसल। जैसे आप देखिएगा जून जुलाई का जो महीना है गेहूं, ये चावल लगाने का मौसम है, चावल को बोया जाता है, और सितंबर अक्टूबर में चावल क्या होता है, काटा जाता है। वही हाल किसका है, मक्का का भी है, वही ज्वार का भी है, वही कपास का भी है, वही मूंगफली का है, वही जूट का है, वही तंबाकू का, वही बाजरा का, वही गन्ना का, वही दाल का। तो ये सारी फसलें इसमें आती हैं। तो एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमेशा याद रखना कि पूछा जाएगा कि खरीफ की कौन कौन सी फसलें प्रमुख हैं, तो प्रमुख फसलें खरीफ की कौन कौन सी हैं मैंने एक एक करके आपको बता दिया है। ये सारी फसलें यहाँ पर दी गई हैं। जैसे चावल इसकी मुख्य फसल मानी जाती है, ठीक है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, मूंगफली है। तो आपसे 4-5 ये जो ऊपर की लाइन है, इससे यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो आप इसको हमेशा याद रखना जिससे आप भूलने ना पाए और आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, अब बात करते हैं रबी ऋतु की। तो रबी जो ऋतु होती है वो हम लोग उसको बोलते हैं शरद या शीत ऋतु की फसल, इसको बोया जाता है, जो ठंडी के मौसम में बोई जाती है, और जो इसको पकने की अवधि होती है वो होती है गर्मी के मौसम में। जैसे गेहूं बोया जाता है नवंबर के महीने में, देखो यहाँ लिखा है नवंबर के महीने में बुआई होती है और कटाई कब होती है, अप्रैल मई में। तो अप्रैल मई का महीना क्या होता है, गर्म महीना होता है। अगर गेहूं नवंबर में बोया जाता है तो अगर अप्रैल में क्यों काटा जाता है, आप देखिएगा मार्च के बाद गेहूं कटने लगता है, क्यों, क्योंकि गर्मी बढ़ने लगती है, और गर्मी अगर नहीं बढ़ेगी तो गेहूं पकेगा नहीं, इसीलिए गर्मी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है फिर पकने के समय, कटने के समय। ठीक है, तो देखो इसमें गर्मी पड़ रही है, और आप लोग गाँव में इस समय लोग जो लोग गाँव में गए होंगे उनको पता भी होगा कि गेहूँ की इस समय कटाई चल रही है। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब इसमें रबी की फसल में कौन कौन फसलें आती हैं, तो गेहूं आता है, चना आता है, इसके बाद सरसों आता है, चावल भी आता है, आलू भी इसमें आता है, आलू नहीं लिखा है मैंने, लिख लेना आलू भी, ठीक है, आलू भी इसमें आता है। तो ये सब फसलें क्या है, रबी की फसलें मानी जाती हैं। लेकिन दक्षिण भारत में चावल की फसल भी गर्मी ठंडी में बोई जाती है, दक्षिण भारत में। ठीक है, ये बात याद रखना, बाकी इसकी चर्चा मैं आगे बहुत डिटेल में करूंगा, दक्षिण भारत में चावल कैसे बोया जाता है, कैसे क्या क्या होता है। ठीक है ना, इसके बाद है जायद की फसल। जायद की फसल जो है ये मुख्य रूप से सिंचाई वाले क्षेत्रों में की जाती है, जिसमें सब्जी उब्जी बोई जाती है और कुछ फसलें बोई जाती हैं। जैसे देखा होगा आजकल आप तरबूज और खरबूजा आने लगेगा, बिकने लगेगा, खीरा बिकता है, तो खीरा ओराज एक फसल मानी जाती है, इसको हम सब्जी नहीं मानते हैं, इसको हम फसल मानते हैं। ठीक है, तो इस फसल के अंतर्गत इसको शामिल करते हैं। तो ये सब की बुआई यही समय चल रहा है, जो इस समय अप्रैल का महीना चल रहा है, ये जायद का महीना चल रहा है। ठीक है, मार्च, अप्रैल और मई, यही 3 महीना जायद का होता है। ठीक है, लिख लेना कहीं पे, मार्च, अप्रैल और मई। खरबूजा खरबूजा इस समय बोया जाता है, भिंडी इस समय बोई जाती है, सब्जियां बोई जाती हैं इस समय। ठीक है, अब इसमें कौन कौन फसल आएंगी, उड़द आएगा। ये उड़द और मूंग, ये यूपीएससी ने 2-3 बार पूछा गया है कि उड़द या मूंग किस ऋतु की फसल होती है। तो उड़द या मूंग जो है, ये जो फसल है ये किसकी फसल है, तो जायद की फसल है। इसको आप लोग कभी भी ये रबी और खरीफ मत करना। ठीक है, इसको नोट जरूर कर लेना, जैसे आपकी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। और ये सब व्यवहारिक क्वेश्चन है, जो गांव के लोग होते हैं उनको तो, बच्चे जो होते हैं उनको बिल्कुल पता होता है चीज़ें, क्योंकि वो बोते हैं, खेतों में जाके काम करते हैं। शहरों के बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। देखो इसमें ये मत समझना कि सर जो है भेद कर रहे हैं, मैं भेद नहीं कर रहा हूँ, मैं डिटेल में आपको एक वास्तविकता बता रहा हूँ। ठीक है, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, कई लड़कियां कई लड़के ऐसे होते हैं उनको उड़द की पहचान नहीं होती है, उनको मूंग की पहचान नहीं होती है, उनको अरहर की पहचान नहीं होती है। कई बच्चों को धान और चावल में अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे भी कई बच्चे हैं। ठीक है, क्लास में मिलते हैं, पूछते थे सर धान तो हम पढ़े हैं, चावल हम पढ़े ही नहीं, या हम चावल पर तो धान देखे ही नहीं है। तो उस समय क्या लगता है कि हम अपना सर पट पीटें, क्या इनका पीटें। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, हम ना अपना पीट सकते हैं ना इनका। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो है
इनको ऐसा बताना पड़ेगा कि नहीं जो है धान अलग और चावल एक ही होता है, अलग नहीं होता है। वही छिलका निकाल देते हैं तो चावल हो जाता है और वो धान रहता है, छिलका रहेगा। तो गांव के बच्चों को देखो वो उसी में जीते हैं तो उनको पता रहता है, उनके माता पिता खेती करते हैं, उनके घर वाले खेती करते हैं। लेकिन जो शहर के बच्चे हैं उनकी गलती भी नहीं है, उनके माता पिता की गलती जो उनको नहीं बताया ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वो नहीं देखे ही नहीं है, जब खेती ही नहीं देखे हैं, कभी खेत में गए ही नहीं, तो उनकी गलती क्या है, ठीक है। तो आपको जो है उसके लिए सबसे अच्छा है, आपको भगवान ने वरदान दे दिया है, इंटरनेट रूपी एक वरदान दे दिया है। तो आप वहाँ सर्च करके सब चीज़ों को देख लेना एक बार, ठीक है। तो उड़द मूंग और जिनके जो लोग नहीं जानते हैं वो घर में अगर उनके उड़द मूंग हो तो मम्मी से एक बार कह के देखेंगे कि मम्मी बताओ हमें उड़द कौन सा होता है, मूंग क्या होता है। जिनको नहीं मालूम होगा वो वास्तविकता से बता रहा हूँ, वो छुपाएंगे नहीं, ठीक है। ऐसे भी बच्चे हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उनको ये नहीं मालूम होता है कि चावल कैसे लगता है, ठीक है। चावल के बीज पेड़ में कैसे लगते हैं। एक बार हमारे स्कूल में एक दो बच्चों ने कहा कि एक बार चावल की बाली लेके आना, जा दिखाना चावल की बाली कैसे होती है, गेहूं की बाली कैसे होती है। तो मुझे काट के अपने घर से लेके जाना पड़ा दिखाने के लिए कि भैया देखो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि आप लोग जो है, ये बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत व्यवहारिक सब्जेक्ट है ये कृषि। जितना इसको आप व्यवहार में देखेंगे उतना ये आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास किया। ये एनसीईआरटी में क्लास 12 की एनसीईआरटी से इसको कॉपी किया हूँ समझाने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा है कि जैसे खरीफ की फसल जून से लेकर सितंबर तक। कौन उत्तरी भारत, देखो यहाँ लिख दिया उत्तर भारत, दक्षिण भारत। अब उत्तर भारत में क्या है, चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, तुर, अरहर को तुर भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब हो गया। चावल देखो चावल दक्षिण भारत में भी है, मक्का भी है, रागी है, ज्वार, बाजरा, ये सब बोया जाता है। रबी की फसल अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च में काटी जाती है। चना, गेहूं, तोरई, सरसों, जौ, आलू, ये सब मटर, ये सब होता है। लेकिन देखो चावल फिर आ गया कि नहीं आ गया, ठंडी यहाँ भी चावल आ गया। और फिर मक्का भी यहाँ भी आ गया, मक्का। और फिर रागी, मूंगफली। और जायद की फसल देखो अप्रैल से लेकर जून तक। इसमें वनस्पतियाँ, सब्जी, फल, चारा फसलें बोई जाती हैं। ये भी देखो इसमें भी चावल आ गया। दक्षिण भारत में तो याद रखना कि दक्षिण भारत में चावल तीनों ऋतुओं में बोया जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत में चावल तीनों ऋतुओं में बोया जाता है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी खोज लेता है और आपसे पूछेगा, एनसीईआरटी से ही उठाएगा वो वहाँ से। लेकिन एक और तथ्य बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना कि मक्का और गन्ना ये भी दो ऐसी फसलें हैं जो तीनों ऋतुओं में बोई जाती हैं। लिखा नहीं है तो आप लोग इसको नोट कर लेना, यहीं पे लिख लेना या अपने कॉपी में कहीं लिख लेना कि मक्का और गन्ना यही दो ऐसी फसलें हैं जो तीनों ऋतुओं में बोई जाती हैं, ठीक है। ये याद रखना, तीन ऋतुओं में ये बोई जाती है, चावल, मक्का और गन्ना। मैं फिर से बता दे रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कृषि के विशेष प्रकार, कुछ कृषि के विशेष प्रकार और हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपका क्वेश्चन यहाँ भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कृषि के विशेष प्रकार क्या क्या है, हम इस पे एक चर्चा करेंगे। तो विश्व के वर्तमान कृषि व्यवस्था में बड़े पैमाने की विभिन्न कृषि पद्धतियों के अतिरिक्त कुछ विशेष कृषि प्रकार भी प्रचलित हमारे देश में है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। जैसे जो लोग बिहार कंपटीशन एक दो बार दे चुके होंगे, यूपीएससी का पेपर दे चुके होंगे या बिहार का यूपी का दिए होंगे या एमपी का पेपर दिए होंगे, तो उनको ऐसे क्वेश्चन अभी मिलेंगे, उनको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन बैंक भी आप लोग पढ़ा करें, ठीक है। एक घटना चक्र नाम की क्वेश्चन बैंक आती है, उसको ले लो और उसको वहां से लेके पढ़ा करो आप लोग, ठीक है। अब देखो पूछा जाएगा कि बीटी कल्चर क्या होता है। तो जहां पर अंगूरों की खेती अगर की जाए व्यापारिक स्तर पर तो ऐसी कृषि पद्धति को क्या बोलते हैं, बीटी कल्चर बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, पूछा जाएगा एग्जाम में कि अंगूर की खेती किसके अंतर्गत की, उस अंगूर खेती को किस नाम से जानते हैं, तो उसे बीटी कल्चर कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे ही आएगा, ठीक है। दूसरा पीसी कल्चर क्या है, तो जब मछली उत्पादन किया जाए तो उसे पीसी कल्चर कहते हैं, ठीक है। गाँव में तालाब में किया जाता है, मछली उत्पादन किया जाता है, लोग मछली पालते हैं और मछली का व्यवसाय हमारे देश में सबसे बड़ा व्यवसाय माना जाता है किसानों के स्तर पे अगर देखा जाए। पश्चिम बंगाल के लोग मछली चावल खाते हैं, ठीक है। बिहार के लोग खाते हैं और बाकी पूरा देश मछली चावल खाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन चावल और मछली ये प्रमुख व्यवसाय, प्रमुख खाद्यान्न मान लिया गया है आजकल। देखिएगा हर लोग यही खाते हैं पश्चिम बंगाल में या दक्षिण भारत में। तो पीसी कल्चर के अंतर्गत किसकी खेती होती है, तो मछली उत्पादन की, ठीक है ना।
इसके बाद सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है, रेशम उत्पादन क्रिया की जाती है। सेरीकल्चर में क्या होता है, रेशम उत्पादन किया जाता है और रेशम का कपड़ा जो बनता है उसका उत्पादन होता है, उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। और इसमें इसमें जो है सहतूत सहतूत आदि की कृषि भी की जाती है। सहतूत जो होता है एक पेड़ होता है, सहतूत का फल खाया होगा, जो है सहतूत जो है एक फल होता है, उस पे रेशम के कीट रखते हैं तो ये पत्ती को खाते हैं, रेशम की पत्ती को, उसको सहतूत की पत्ती को खाते हैं और रेशम निकलता जाता है उनसे, ठीक है। तो वो रेशम जो है इकट्ठा करते हैं और उससे कपड़ा बनता है। और वो जो है हमारे प्राचीन काल से रेशम कपड़ा बहुत प्रसिद्ध रहा है। और रेशम मार्ग, आप लोगों ने रेशम का मार्ग सुना होगा, जो चाइना से होते हुए और मध्य एशिया होते हुए और यूरोप को जाता था। तो रेशम हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है ना। मैं यहीं पे नोट कर लेना कहीं पे कि भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है, ठीक है। कहीं नोट कर लेना कि कर्नाटक में सबसे अच्छा रेशम होता है, ठीक है। इसके अलावा हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर क्या है, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन। जब हम फलों का उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर करते हैं, कई तरह के फल बोते हैं बगीचा लगा के, चाहे वो संतरा हो, चाहे सेब हो, चाहे अखरोट हो, चाहे वो आपका नारियल हो। जब हम इस सब की खेती करते हैं तो उसको हम लोग फलों की खेती करते हैं, पपीता की खेती हो गया, केला की खेती हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्टिकल्चर, ठीक है। इसके अलावा ऑलिवी कल्चर क्या होता है, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की खेती। जैतून की कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑलिवी कल्चर। जैतून जो होता है इसका तेल निकाला जाता है और जैतून जो है ये यूरोप में ज़्यादा होता है, ठीक है। इससे दवाएं बनती हैं तो उसका खेती की जाती है। इसके अलावा आर्बरी कल्चर क्या होता है, विशेष प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों की कृषि की जाती है और उनका संरक्षण किया जाता है, तो उसे आर्बरी कल्चर कहते हैं। जैसे झाड़ी नुमा कृषि क्यों की जाती है, मिट्टी को रोकने के लिए, ठीक है। खेतों के मेढ़ों किनारे लगाए जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो उसे आर्बरी कल्चर बोलते हैं। और उससे मिट्टी संरक्षण करने में क्या होता है, योगदान मिलता है किसानों को, ठीक है। इसके अलावा एपी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एपी कल्चर, एपी कल्चर जो है, जब हम शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी का पालन शुरू कर दें तो हम उसको क्या बोलते हैं, एपी कल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो एपी कल्चर की खेती हमारे यहाँ बहुत व्यापक पैमाने पे की जाती है और ये खेती जनजातियाँ ज़्यादा करती हैं, मधुमक्खी का पालन करती हैं। आप लोग नेट पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पर सर्च करना मधुमक्खी पालन, तो आपको दुनिया भर का वीडियो वहाँ दिखाई देगा, ठीक है। आप कोई एक दो वीडियो देख लीजिएगा कैसे मधुमक्खी का पालन करते हैं, तो आपको जीवन में भूलेगा नहीं वो एपी कल्चर के बारे में, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन किया जाता है, जो शहद आता है हमारे यहाँ खाने के लिए हम लोग लाते हैं, तो वो सब इसी से बनता है। व्यापारिक खेती होती है इनकी, ठीक है ना। इसके अलावा फ्लोरिकल्चर क्या है, तो व्यापारिक स्तर की जाने वाली फूलों की कृषि। जो फूलों की कृषि की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। आप लोग देखिएगा मंदिर में, मस्जिद में या कहीं पे पवित्र स्थान पे पूजो देखा होगा, बहुत बड़े बड़े फूल बेचने वाले व्यापारी होते हैं, तो वो व्यापार करते हैं फूलों का और फूल की खेती करते हैं, ठीक है। और वो जो है नदियों के किनारे, क्योंकि वह पानी उपलब्ध रहता है, और वो ऐसी खेती क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा सिल्वीकल्चर क्या है, वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित किया जाए तो उसे सिल्वीकल्चर बोलते हैं। जब हम वनों को बढ़ाते हैं और वनों में बहुत सारे पेड़ लगाते हैं और उनका संरक्षण करते हैं, तो ऐसी खेती को बोलते हैं सिल्वीकल्चर बोलते हैं। इसके अलावा बेजिकल्चर क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया में आदि मानव द्वारा की गई आदिम कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं, बेजिकल्चर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना वैसे ही, ठीक है। इसके अलावा नेमरी कल्चर क्या है, नेमरी कल्चर आदिम व्यवस्था की कृषि है, जनजातियों की कृषि है, जिसमें वनों से फल फूल और कंद मूल आदि संग्रहण किया जाता है, ठीक है। ये जनजातियां करती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेमरी कल्चर बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा ओलेरी कल्चर क्या है, तो जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि को हम क्या बोलते हैं, ओलोरी कल्चर। ये यूपीएससी में 2 बार और यूपीपीसीएस में कम से कम 12-14 बार क्वेश्चन आ चुका है कि ओलेरी कल्चर है क्या। तो ओलेरी कल्चर में जमीन पर फैलने वाली कृषि, जैसे देखा होगा जमीन पर किसकी कौन सब्जी फैलती है, तो लौकी फैलती है, जमीन पर फैल के होती है, करेला होता है, ठीक है। इसके अलावा कोहड़ा होता है, कद्दू जिसे कहते हैं, ये सब जमीन पर फैल के, तरोई होती है, तोरिया होती है, बोड़ा होता है, तो ये सब सारी फसलें क्या होती हैं, ये जमीन पर फैल के जो है बोई जाती हैं, फैल जाती हैं, इनकी डंठलें फैल जाती हैं, तो ऐसी खेती क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेरी कल्चर क्या है, व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाए। व्यापारिक उद्देश्य समुद्री जीव क्या होते हैं, जो परवाल जीव होते हैं, और परवाल जीवों से
मोती प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो मोती जब प्राप्त किया जाता है तो उसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, मैरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो समुद्री जीवों की खेती करते हैं, फिर उनसे हम तरह तरह के उत्पाद प्राप्त करते हैं, मोती होती। ठीक है, इसके अलावा हार्सिकल्चर क्या है, तो व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों और खच्चरों का पालन किया जाए तो उसे हार्सिकल्चर बोला जाता है। ठीक है, घोड़ या खच्चर का उत्पादन ये क्या कहलाता है, हार्सिकल्चर। ठीक है, खच्चरों का पालन जो है वो पाकिस्तान और मध्य एशिया के देशों में ज़्यादा किया जाता है, अफगानिस्तान में। क्यों? क्योंकि बोझा ढोने के लिए काम आते हैं और ये सस्ते होते हैं। ठीक है, और इनकी लागत नहीं होती है। ये पानी एक दिन पी लेते हैं, 3 दिन पानी ही नहीं पीते हैं। ठीक है, तो किसान जो इनको पालन करेगा वो यही काम करते हैं। इसके अलावा ईंट भट्ठों पर ये काम करते हैं, खच्चर लोग ईंटा ढोने का काम करते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा वार्मी कल्चर क्या है, कृषि उत्पादन में वृद्धि है तो केचुए का पालन, वार्मी कल्चर आ गया ना। वार्मी कल्चर तो किसानों को केचुआ पालन किया जाता है, बड़े बड़े, आप कभी नेट पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे में दिख जाएगा आपको। तो केचुए का पालन करते हैं और उसको खेतों में डालते हैं कि जिससे खेत उपजाऊ बन जाए। तो ऐसे खेती को क्या बोलते हैं, वार्मी कल्चर बोला जाता है। ठीक है, मोरिकल्चर क्या है, रेशम केटू शहतूत की कृषि करना। जब हम रेशम की कृषि करते हैं तो उसको दूसरा नाम दिया गया है, लेकिन हम जब शहतूत की कृषि करते हैं, केवल शहतूत के पेड़ लगाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोरिकल्चर बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं वहाँ। इसके अलावा एरिपोनिक क्या होता है, एरिपोनिक क्या होता है, पौधों को हवा में उगाना, मृदा रहित कृषि करना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरिपोनिक खेती कहते हैं। आप लोग नेट पे सर्च करना एरिपोनिक, आपको मिल जाएगा जो है वीडियो। ये लोग पाइप में खेती करते हैं, पाइप में मिट्टी नहीं होती, उसमें पानी होता है और खनिज तत्व होते हैं। ठीक है, इसको जो है हाइड्रोपोनिक खेती भी कहते हैं इसको। ठीक है, नोट कर लेना कहीं, इसको हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ऐसी खेती पद्धति, ये पद्धति इजराइल की कृषि पद्धति है, ये पद्धति हमारी नहीं है, ये इजराइल की कृषि पद्धति है जिसको हमने अपनाया है। ठीक है ना। तो ये जो है एरिपोनिक खेती को हाइड्रोपोनिक खेती भी कहते हैं, और हवा में उगाया जाता है फसलें, और भारत में इसको अपनाया गया है बहुत जगह। जैसे नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में सब्जी उत्पादन ऐसे ही किया जाता है। वहाँ पे आप लोग नेट पे सर्च करोगे और आपको वहाँ बहुत सारा वीडियो दिखेगा, और आपको अच्छा लगेगा देख करके कि अच्छा, हम किसान खेती में कितना आगे जा सकते हैं, और लोगों का पेट भरने के लिए हम क्या क्या नया नया तरीका अपना सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा एक और है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो होता है वो फल विज्ञान है। फलों की खेती के लिए जब हम रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, फलों के बीज को संकर बीज बनाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे जो विज्ञान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये इतना आपको याद रहेगा। अब हम लोग चलते हैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ समझ लेते हैं। क्रांति जो होती है वो एक अभियान की तरह होता है। जैसे मैंने बताया था हरित क्रांति, हरित क्रांति किसके लिए शुरू की गई थी, तो मैंने बताया था खाद्यान्न उत्पादन के लिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है, गेहूं चावल मत लिखना आप लोग, खाद्यान्न उत्पादन लिखना, कभी भी याद आएगा तो ऐसे ही टिक लगाना। खाद्यान्न जो होता है, खाद्यान्न फसलें होती हैं जिसमें गेहूं और चावल दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम खाद्यान्न फसल कहते हैं। तो हमारे देश में मैंने बताया था कि पहले हम हरित क्रांति के तहत हम केवल फसलें उगाते थे, लेकिन हमारे यहाँ और भी फसलों की कमी महसूस की गई, तो और भी चीज़ों की जब महसूस की गई तो सरकार ने क्या किया, उसको एक क्रांति का नाम दे दिया और कहा कि हमें इसका उत्पादन दुगुना तिगुना चरगुना कर देना है, कि जिससे कि हर आदमी तक हर चीज़ की पहुंच हो सके। तो उसी से जुड़ा हुआ उसे नाम जोड़ दिया गया और उसको एक क्रांति नाम दे दिया गया। ठीक है ना। अब गौर करना, इसको याद कैसे करना है एक एक करके मैं बताता चलूंगा, ट्रिक रहेगा, उस सब उसी से मेल करते जाओगे, याद होता रहेगा। अब गौर करना, सुनहरी या स्वर्ण क्रांति क्या है, जब फल और सब्जी उत्पादन, बागवानी उद्यान को बढ़ावा दिया जाए, बागानी लगाई जाए, बाग लगाए जाए, तो ऐसी क्रांति का नाम क्या दिया गया है, सुनहरी या स्वर्ण क्रांति नाम दिया गया है। ठीक है, स्वर्ण या पूछा जाएगा एग्जाम में कि स्वर्ण या सुनहरी क्रांति या सोना क्रांति किससे संबंधित है, तो फल और सब्जी और बागवान तीनों से है। ठीक है, ये बात याद रखना, बागान लगाए जाए, उसमें फल भी किया जाए, सब्जी भी किया जाए समृद्ध रूप से, तो ऐसी खेती क्या बोलते हैं, सुनहरी क्रांति नाम दिया गया है। ठीक है ना। मेरा प्रयास यही रहा है कि इसको एक साथ कर दिया जाए, और जब एक साथ कर दिया जाएगा तो आपके लिए क्या होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आपको चीजें समझ में आए अच्छे से। ठीक है ना।
अब आगे क्या है, श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन से। दूध का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है, तो नाम क्या पड़ गया, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति भी कौन लाया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री के समय में आया था, और भारत में उस समय दूध बहुत कम होता था। आज आपको जान के आश्चर्य होगा कुछ लोगों को, जो नए बच्चे हैं, कि भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर है। ठीक है, विश्व में दूध उत्पादन पे हम क्या है, नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। और वो कहीं न कहीं इस क्रांति की ही देन है कि आज हम दुग्ध उत्पादन पर नंबर 1 पर हैं। वो है किसका परिणाम है, तो श्वेत क्रांति का परिणाम माना जाता है। ठीक है ना, याद रहेगा इतना, ऐसे याद करना है, क्योंकि उसका रंग कैसा होता है, श्वेत होता है, सफेद होता है, तो श्वेत क्रांति। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कृष्ण या काली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से। हम पेट्रोलियम का आयात करते हैं, हमारे यहाँ पेट्रोलियम कम पाया जाता है, तो अगर हम पेट्रोलियम के उत्पादन को बढ़ा के हम आत्मनिर्भर हो जाएं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, काली क्रांति। पेट्रोलियम जो होता है, जो कच्चा तेल होता है, वो ब्लैक कलर का दिखता है, इसीलिए उसे क्या जोड़ दिया गया, काली क्रांति जोड़ दी गई, जिससे आपको याद रहे। ठीक है, अगला है नीली क्रांति, मछली उत्पादन से। मछली जो है किस में रहती है, पानी में, और पानी का रंग कैसा होता है, नीला होता है, तो उसे क्या जोड़ दिया गया, नीली क्रांति। अब याद रहेगा। गोल क्रांति, आलू उत्पादन से। आलू का कैसा होता है, गोल होता है, गोल क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक से है, उर्वरक का रंग कैसा होता है, भूरा होता है, इसीलिए क्या जोड़ दिया गया, भूरी क्रांति जोड़ दिया गया। ठीक है, इसके अलावा पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन से। सरसों का जो तेल होता है वो किस रंग का होता है, पीले कलर का होता है। जब पीले कलर का होता है सरसों का तेल, तो उससे हम जो क्रांति शुरू की है उसका नाम क्या रख दिया गया, पीली क्रांति। अब पीली क्रांति द्वारा सरसों उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। ठीक है ना। इसके अलावा रजत क्रांति, अंडा उत्पादन के लिए। रजत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, अंडा उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अंडा, और भारत में आंध्र प्रदेश को अंडा की टोकरी बोलते हैं। कहीं नोट कर लेना कि आंध्र प्रदेश में अंडा बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, और अंडा जो है ये हमारे खाद्य हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। आज वर्तमान में पोषण के लिए, पोषण तत्व पाने के लिए अंडा बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। ठीक है ना। जो लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर उनको रिक्वायर भी करते हैं कि आप लोग अंडा खाइए सुबह शाम, तो आपका धीरे धीरे आपका सेहत अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, ये सब चीजें वहाँ पे बताते हैं। तो रजत क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन से जुड़ी हुई है। इसके अलावा इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति क्या है, कृषि संबंधित समग्र क्रांति को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसका नाम क्या रख दिया गया, इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष में जैसे 7 रंग होते हैं, तो इसी तरह से सारी क्रांति को जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, इंद्रधनुषी क्रांति। अमृत क्रांति क्या है, नदियों को जोड़ने की योजना है। सब नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए कि जिससे नदियों का पानी समुद्र में ना जाने पाए, और समुद्र में नहीं जाएगा तो पानी नष्ट नहीं होगा, तो नदियों और जहाँ सूखा है वहां तो पानी पहुंच जाएगा। तो ऐसी क्रांति को नाम क्या दिया गया है, अमृत क्रांति। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, इसको नोट कर लेना, अमृत क्रांति नाम दिया गया है। इसके अलावा सदाबहार क्रांति, कृषि उत्पादन को दुगना करना, टिकाऊ कृषि करना। सतत कृषि करना और कृषि उत्पादन को दुगना करने के लिए जो क्रांति शुरू की गई है उसका नाम क्या रखा गया है, सदाबहार क्रांति। ठीक है, ये सब काम किया जा रहा है किसानों में। इसके अलावा गुलाबी क्रांति क्या है, प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, गुलाबी क्रांति। प्याज का रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है, तो गुलाबी क्रांति। झींगा एक मछली का प्रकार है। झींगा क्या है, एक मछली है, आप लोग नेट पे सर्च कर लेना एक बार। झींगा एक मछली है जो गुलाबी कलर की दिखती है, तो इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, गुलाबी क्रांति। ठीक है। लाल क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, तो मांस और टमाटर उत्पादन से। मांस का रंग कैसा होता है, जैसे जो मीट बनता है, मीट काटा जाता है, बेचा जाता है, उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, और टमाटर का भी रंग लाल होता है, तो नाम क्या पड़ गया, लाल क्रांति। इसीलिए उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लाल क्रांति। ठीक है ना, यह आपको कोई डाउट नहीं रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा अब कृषि संगठन की बात कर लेते हैं, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट कृषि संगठन है, पहले उनकी हम बात कर लेते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा कई बार आ चुका है, तो जिससे आपको कोई डाउट ना रहे और ये क्वेश्चन आपका सही हो जाए। ठीक है, तो यही मेरा उद्देश्य है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जैसे राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है,
कानपुर में है। राष्ट्रीय दलहन क्या होता है? दलहन फसलें होती हैं जो दाल होती है उनको दलहन फसल कहा जाता है, ठीक है। तो उनका मुख्यालय कहाँ है? कानपुर है, वहीं से रिसर्च किया जाता है। तो दलहन फसलों में कौन कौन आती हैं? जैसे मटर हो गया, जैसे आपका अरहर हो गया, जैसे उड़द हो गया, जैसे मूंग हो गया, इन सारी फसलों को हम क्या बोलते हैं? दलहन फसल बोलते हैं। तो दलहन उत्पादन का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? कानपुर में है, ठीक है। ये बात याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। समेकित कीट प्रबंध राष्ट्रीय केंद्र, समेकित कीट प्रबंध, जो कीट खेतों में लगते हैं, फसलों में लगते हैं, उनको उपचार करने के लिए जो योजना, जो केंद्र बनाया गया है, वो केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में। तो यह रिसर्च करता है और कीटों को भगाने के लिए नई नई दवाओं का विकास करता है, जिससे फसलों में कीट न लगने पाए और फसल उत्पादन अधिक हो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मैंने बताया था मनीला में है, ठीक है। और मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। यहीं पर मैं एक बात और लिखवा देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का एक उप मुख्यालय है। सब जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत के वाराणसी में है। तो कहीं नोट कर लो, अंतर्राष्ट्रीय लिखना वहां पे, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का उप मुख्यालय भारत में है। और कहाँ है? तो ये है आपका वाराणसी में है, बनारस में है। ये 2017 में खोला गया है, ठीक है, ये नोट कर लेना। फिर से बोल दे रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर मनीला में है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का उप हेडक्वार्टर, मतलब कि सब हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो कहाँ है? वाराणसी में है। नोट कर लेना इस चीज को। अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान कहाँ है? हैदराबाद में है। अर्ध शुष्क खेती मैंने भी बताया था आपको। तो अर्ध शुष्क खेती जो होती है उसके लिए रिसर्च करने का अनुसंधान कहाँ है? हैदराबाद में है। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको यहाँ नोट कर लेना। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये कहाँ है? ये अलेप्पो में है। ये है यूरोप में, नॉर्वे में है, ठीक है। अलेप्पो में ये है सूखे में अंतर्राष्ट्रीय कृषि का अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास केंद्र कहाँ है? मुंबई में है, जिसको हम लोग नाबार्ड बोलते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य नाबार्ड, इसका शॉर्ट फॉर्म है नाबार्ड कहते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। अब नाबार्ड करता काम क्या है? तो कृषि के लिए लोन देता है ये, ठीक है, नोट कर लेना। कृषि के लिए लोन कोई देने वाला संस्था है तो कौन है? नाबार्ड है। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। तो किसानों को केवल कृषि के लिए ऋण देता है और किसी के लिए ऋण नहीं देता है। अब देखो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ है? मैक्सिको में है। ये उत्तरी अमेरिका का देश है, अमेरिका की साउथ में मैक्सिको पड़ता है, ठीक है। और मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि जो गेहूं हमारे यहाँ हरित क्रांति की जब हुई थी तो MS स्वामीनाथन ने गेहूं के बीज कहाँ से लाए थे? तो वो कहाँ से लाए थे? मैक्सिको से लाए थे, ठीक है। तो वो मैक्सिको से लेके आए थे। तो मैक्सिको में ही किसका केंद्र है? मक्का का भी केंद्र है और गेहूं का भी है। ये बात नोट कर लेना, ठीक है, जिससे आपको भूले ना पाई। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही है कि आपको हर एक चीज एक ही जगह पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, कि जिससे मेरा यही उद्देश्य है कि जिससे आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, ठीक है। कि जिससे आप कहीं भटके मत, इधर 20 किताब मत देखें, यह मत देखें। आपके पास PDF रहेगा, आप कभी भी उठा के देख सकते हैं। आप नोट्स बना सकते हैं इसका, जो आपके लिए हमेशा काम आ सकता है। और वीडियो को आप, जो आपके पास वीडियो आपको लिंक के द्वारा या जो है आपको जैसे भी प्रोवाइड हो रहा है उसको भी आप क्या करेंगे? सेव करके अपने पास रखते जाएंगे। कोई PDF बना लेना। तो हर क्लास का क्लास 1 2 अपने हिसाब से भी लिख लेना चाहे तो, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3। तो उससे क्या होगा कि जब भी आपको कोई डाउट हो तो वो वाला चैप्टर उठा के उसका वीडियो देख लेना है और हमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं कुछ कृषि बोर्ड, प्रमुख कृषि बोर्ड और मुख्यालय की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। प्रमुख कृषि बोर्ड और मुख्यालय की चर्चा कर लेते हैं। भारत में कौन कौन से कृषि बोर्ड कहाँ कहाँ है? अब गौर करना, कॉफी बोर्ड कहाँ है? बंगलुरु में, कर्नाटक में। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। तो बोर्ड कहाँ बनाया जाएगा? कर्नाटक में, बंगलौर में।
तो याद रखना, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहे ये सब चीज़ें, ठीक है। ऐसे याद होता है चीज़ें, ऐसे हम नहीं, ये सब स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिक अपनाते हैं जिससे याद रहे। तो कॉफ़ी सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ होता है, तो कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ होता है, कर्नाटक में, तो उसका मुख्यालय भी कहाँ रहेगा, बंगलुरु में, कॉफ़ी का। रबड़, रबड़ से पता ये क्या होता है, तो रबड़ बोर्ड कहाँ है, तो ये केरल में है, तो केरल में सबसे अधिक रबड़ होता है, तो इसका बोर्ड कहाँ रहेगा, केरल में रहेगा। क्वेंटम जो है, क्वेंटामा जो क्वेंटम में जो है, इसका केरल का सेंटर वहीं पर है, किसका, रबड़ का। अब याद रहेगा, सबसे अधिक कॉफी कर्नाटक, तो बोर्ड कहाँ रहेगा, कर्नाटक में। रबड़ बोर्ड कहाँ रहेगा, राष्ट्रीय रबड़ बोर्ड कहाँ रहेगा, तो केरल में, क्योंकि केरल में सबसे ज्यादा होता है। चाय बोर्ड, तो सबसे अधिक चाय जो होती है वो तो असम में होती है, लेकिन सबसे अच्छी जो क्वालिटी चाय होती है वो दार्जिलिंग में होती है, और दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। तो चाय बोर्ड कहाँ बनेगा, कोलकाता बना दिया गया, इसीलिए पश्चिम बंगाल में, राजधानी में, ऐसे शहरों में चुना जाएगा ना, तो ऐसे याद करने का तरीका है। तो चाय सबसे अधिक कहाँ अच्छी कहाँ होती है, दार्जिलिंग की चाय, और दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, तो उसका हेडक्वार्टर चाय का बोर्ड कहाँ है, चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है आपका कहाँ, कोलकाता में। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे याद करना है। अब आते हैं तंबाकू बोर्ड। तंबाकू सबसे अधिक कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश में, और तंबाकू में, और वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, देखो लिखा है, और गुंटूर एक वहाँ का जिला है, उसी गुंटूर जिले में आपका पड़ता है क्या, तंबाकू बोर्ड। तो सबसे अधिक तंबाकू का जो उत्पादन होता है ये कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। और भारत में तंबाकू खेती शुरुआत किसने किया था, तो ये किया था पुर्तगालियों ने। हमारे यहाँ पुर्तगाली ही लेके आए थे तंबाकू की खेती और लाके करते थे, तो ये हमारे यहाँ धीरे धीरे होने लगा। और इसमें निकोटीन पाया जाता है, तंबाकू से बीड़ी बनती है, इससे दवाएं बनती है, ठीक है, तरह तरह की मेन इसका उत्पादन दवाओं के लिए होता है, ठीक है। और बाकी सुरती और 555 तो सब खाते ही हैं, ठीक है, ये तो पता ही होगा सबको, ठीक है। इसके अलावा मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड कहाँ है, तो मैंने बताया था कि सबसे अधिक मसाला कहाँ होता है, मसाला आज वर्तमान में चाहे जो हो उसका, लेकिन मसाला सबसे अधिक पहले कहाँ होता था, केरल में। तो केरल को हम लोग क्या बोलते हैं, मसाला स्टेट बोलते हैं, ठीक है, उसको मसाला राज्य कहा जाता है। तो इसीलिए सबसे अधिक मसाला, जो परंपरागत मसाला उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, केरल में। तो इसलिए मसाला बोर्ड कहाँ बना दिया गया, कोच्चि में बना दिया गया, ठीक है। अब ये आपको याद रहेगा, तो पूछा जाएगा कि मसाला बोर्ड कहाँ है, केरल में है, कोच्चि में है। सबसे अधिक मसाला कहाँ होता है, केरल में, इसलिए उसका बोर्ड वहीं पे बनेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड जो बनाया गया है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मांस और जो पोल्ट्री फार्म होते हैं जिसमें मुर्गी उत्पादन होता है, तो ये इसके लिए जो एडवाइजरी जारी की जाती है और जो योजना बनाई जाती है वो दिल्ली में बनाई जाती है, इसलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया, दिल्ली में रखा गया। इसके अलावा राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, ठीक है, मॉडिफाई अंगूर को मॉडिफाई करने का जो बोर्ड है वो पुणे में बनाया गया है, महाराष्ट्र में। और आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा अंगूर किस राज्य में होता है, तो सबसे ज्यादा जो अंगूर होता है वो महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में होता है, नासिक, पुणे, और ये आपका जो सतारा, रत्नागिरी, ये अंगूर खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के हर किसान अंगूर की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं, ठीक है। और इसीलिए बोर्ड कहाँ बना दिया गया, पुणे में बना दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण, ये भी कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है। कुक्कुट पालन के अंतर्गत जो है मुर्गी का पालन किया जाता है, सुअर पालन किया जाता है, तो इसीलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ऐसे हम चीज़ों जब हम याद करते हैं तो हमें चीज़ें याद होती हैं, और ऐसे ट्रिक के साथ हम जब ये बार बार सोचेंगे, आप बार बार इसको पढ़ना, बार बार सोचना, तो इससे क्या होगा कि चीज़ें, छोटी छोटी बातें याद रहेंगी। तो ये सब चीज़ें आज की क्लास में हम लोग यहीं तक इसको करते हैं कि जो है जिससे आपको कोई दिक्कत कहीं अगर होगी तो आप लोग पूछ लें। लेकिन आज आपका काम क्या है, क्लास हो जाएगी, क्लास के बाद जब भी आप शाम को मौका आप मिले तो एक बार जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो पीडीएफ से एक बार इन सब चीज़ों को एक बार जरूर देखना, और इस वीडियो बार बार देखोगे, बार बार पीडीएफ देखते रहोगे तो आपको चीज़ें सब याद होती चली जाएंगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था कि कौन कौन सी किसी ऋतु होती है, कब कौन सी ऋतु कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, जिसको लिखा है जून से सितंबर, अक्टूबर से मार्च, अप्रैल से जून, तो ये सब कौन कौन सी किसमें फसलें कौन कौन सी आती हैं, ये सब चीज़ें आप लोग बहुत व्यवहारिक तरीके से सोचते रहेंगे तो याद हो जाएगा। हमें चिंता केवल शहर वाले बच्चों की है,
गांव वाले बच्चों चिंता हमें इसलिए नहीं है क्योंकि उनको ये सब चीज़ें मालूम है, वो लोग इसमें जीते हैं, तो ये सब उनको चीज़ें मालूम है, तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो याद कर लेंगे। लेकिन जो गांव के बच्चे, जो शहर के बच्चे हैं, जो नहीं देखे हैं, खेत तक नहीं देखे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं, तो क्या करेंगे, वो परेशान होंगे उसमें। तो ऐसे इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि घर में बैठना आज जा करके और उन फसलों को देखने का प्रयास करना, पूछना मम्मी पापा से कि ये कौन सी फसल है, अगर नहीं मालूम है तो। कभी कभी आप तो दाल वाल सब खा लिए होंगे लेकिन मालूम नहीं चला होगा कि कौन सी हम दाल खाए हैं आज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जो है अच्छे से आप लोग करना। बाकी कहीं कोई डाउट होता है तो उसके लिए हम बैठे हैं, ठीक है। आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं और हम उसको बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है, जिससे कोई डाउट ना रहे। तो आप लोगों को मैंने एक एक चीज़ अच्छे से बता दी है यहाँ तक कि बोर्ड कौन कौन कहाँ पे है, कैसे है और कैसे काम करता है बोर्ड, कौन सा बोर्ड जो है किस राज्य में है, वो राज्य में ही क्यों बनाया गया, तो क्योंकि वहाँ वो ज़्यादा पैदावार होता है। अभी ऐसे और भी बोर्ड बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुख्यालय हैं, उनकी भी चर्चा मुझे करनी है। अगले क्लास में उस सब की चर्चा करूंगा। और अगले क्लास में हम लोग प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे चावल के बारे में पढ़ेंगे, चावल कहाँ बोया जाता है उसका हम लोग मैप में देखेंगे। गेहूं कहाँ बोया जाता है, गेहूं की प्रमुख फसलें किन किन एरिया में गेहूं होता है, उसको हम एनसीईआरटी के मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि जिससे आपको कहीं कोई डाउट ना रहे और आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और चीज़ों को अच्छे से जान सकें। क्योंकि आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, और मैं बार बार इस क्लास में बार बार रिपीट करता हूं कि लॉकडाउन का पूरा लाभ उठाइए और आप लोग सोशल मीडिया पे थोड़ा कम रहा करिए। हर टीचर यही समझाता है। क्योंकि आप लोग जो है अपना जो है समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप लोग पढ़ाई में ध्यान लगाइए, कुछ दिन पढ़ लिख लेंगे, इसके बाद फिर आपको जीवन भर मोबाइल का इस सब का यूज करने को मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास कर इसके आगे मिलेंगे और भारतीय कृषि के बारे में बताएंगे, भारतीय प्रमुख फसलों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी फसलें हैं। बाकी और उसमें भूमि सुधार के बारे में बताऊंगा, जितना भी किसी जुड़ा हुआ मैटर है सबके बारे में बता दूंगा, कि जिससे आपको पूरी नॉलेज आपके एक जगह आपके पास रहे और आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। इसके अलावा विश्व में जो कृषि होती है उसके बारे में भी मैं एक डाटा दे दूंगा कि कौन सी फसल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, भारत में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा किया जाता है, इन सब की लिस्ट भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप आज क्लास यहीं तक करते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।